नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस में। और आज से मैं आगाज करने जा रहा हूं एनसीईआरटी में कौन सा सब्जेक्ट करेंगे हम? ये करेंगे पॉलिटी की। पॉलिटी की एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि क्योंकि जो यूपीएससी है उसकी जड़, यानी कि यूपीएससी अगर कोई पौधा है तो उसकी जड़ है आपको एनसीईआरटी। तो पौधे की एनसीईआरटी के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं, यूपीएससी की जड़ के रूप में एनसीईआरटी को। शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उससे। शुरुआत कक्षा 6 से करेंगे, 6 क्लास की पहले एनसीईआरटी को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको यही मिलने वाला है। बाकी आपको याद ही है कि हमारी जो ये क्लासेस चल रही है नंदिनी आईएएस में, ये आपकी तैयारी सभी तरह से करवा रहे हैं नंदिनी आईएएस में। चाहे आपके एनसीईआरटी हो, चाहे आपका करंट अफेयर हो, सब कुछ चीज़ यहाँ कवर करवाई जा रही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले, साथ ही अपने दोस्तों को इसके लिंक भी शेयर कर दे ताकि उनको भी क्या कर सके, क्विक रिवीजन के मुताबिक एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिल सके। जो हम इसमें पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए चलना है, आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग, और आगे चलेंगे हम विविधता के भेद, विविधता एवं भेद। तो ये हमने भाषा स्तर पे भी देखा, सभी स्तर पे जाना था, भेद जाना था कि नहीं जाना था? जाना था। तो भाषा भेद में क्या होगा, हमारा भाषा भी आएगी, भाषा मातृभाषा वगैरह सब है हमारे वहाँ, अलग अलग है, खेल अलग अलग है, खेल अलग तरीके से हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये सब देखिए आप, ये महिला पुरुष में भेद रहता है हमारे यहाँ पर, महिला पुरुष में। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो रहते हैं इस तरह जो विकलांगता पाई जाती है कहीं ना कहीं, हैंडीकैप्ट जिसको कहेंगे। हर तरीके से हमारे भारत में विविधता है, लेकिन फिर भी हमारा भारतीय संविधान कहता है हम क्या है, एक है। और रियलिटी में हम सब क्या है, विविधता में एकता की बात करते हैं और उसी में रह करके कार्य कर रहे हैं। विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वासित महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं और बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते भी हैं। और कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें यह बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, जब हम उनसे समझदारी से बात करने लगते हैं, एक दूसरे में समझ अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो वही विविधता हमें क्या लगती है, बुरी नहीं लगती है, अच्छी लगने लग जाती है। पूर्वाग्रह ये महत्वपूर्ण है, पूर्वाग्रह के सुनिएगा, क्यों पूर्वाग्रह हमारे भारतीय समाज में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो समझिए जरा इसको, पूर्वाग्रह के ऊपर ये बातें जो है ना महत्वपूर्ण, वही समझा रहा हूं आपको मैं कि क्या है। जो हमारे भारतीय समाज में पूर्वाग्रह की बात है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको हम समझेंगे। पूर्वाग्रह यहां शब्द लिखा कहीं, हाँ ये यहीं से स्टार्ट, यहीं से। ग्रामीण लोगों में देखिएगा, इनमें कुछ कथन ऐसा कहा गया है कुछ लोगों में कि ग्रामीण लोगों में क्या है, ग्रामीण लोगों को अज्ञानी कहा गया है। क्या कहा जाता है? अज्ञानी कहा जाता है, ऐसी पूर्व धारणा है। अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं, ये इसमें कहा जा रहा है। तो ये सब क्या है कि ग्रामीण लोग क्या अज्ञानी हैं? नहीं, ऐसा तो है नहीं। ये सब क्या है? पूर्व धारणा है, एंजम्पशन है आपकी, क्या आप इस तरह सोच के चल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या शहरी लोग सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं? क्या आलसी है? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। अब कुछ लोगों की वजह से आप पूरे कौम को ये कह दो कि आप ऐसे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिएगा, ये पूर्व धारणा कैसी है, आप गांव के लोगों को क्या कह दे रहे हो? अज्ञानी कह दे रहे हो, और शहरी लोगों को आलसी और पैसे कमाने वाला बोल दे रहे हो। तो ये क्या हो जा रहा है आपका? ये गलत होगी, ये पूर्व धारणा है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं या उससे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहते हैं, पूर्व धारणा कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं, एंजम्पशन कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? पूर्व धारणा का मतलब ये था यहाँ पर कि पूर्व ग्रह का मतलब यहाँ से था कि जो हमने किसी के प्रति पहले से कोई धारणा बना ली। जैसा कि मैं आपको यहाँ बताऊं, नंदिनी आईएएस का प्लेटफॉर्म से आपको इतना पढ़ाया जा रहा है, और फिर भी अगर आप में से किसी ने सोच लिया कि नहीं यार एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ ली है, क्या क्लास करना है, और वो शुरू में एनसीईआरटी हेड देख करके क्लास छोड़ के चला गया, तो ये उसकी पूर्व धारणा थी कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है। अरे भाई, अगर तूने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो अच्छी बात है, लेकिन पढ़ के तो देख एक बार क्लास, हो सकता है रिवीजन, कुछ फैक्ट नया मिल जाए, रिवीजन हो जाए। तो अब ये क्लासें पूरी करना बहुत जरूरी है। रिवीजन के लिए आपकी क्लासेस छोटी छोटी देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है,
आगे की ओर बढ़ते हैं हम। भेदभाव आपको लड़के लड़कियों में भी देखने को मिलता है। ये बातें मैं आपको शुरू में समझा चुका हूं। भेदभाव भाषा स्तर पर भी है, जो लैंगिक रूप में भी है। इसके बाद में आपको जो समाज में धार्मिक स्तर पर दिखता है, ये सारा जैसे लड़कियों में देखें, लड़कों लड़कियों में भेदभाव कैसे है। अगर लड़का कहीं भी जा रहा, रात भर भी अगर घूमता फिरता तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं होता, लेकिन लड़की से होता है। ठीक है, घर पे एक भेदभाव। दूसरा, खाने पीने में भेदभाव। क्या? खाने पीने में भेदभाव ऐसा होता है, लड़का कुछ भी चीज पैसे मांग ले खाने पीने के लिए, उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर लड़की ने मांगा तो बोल देंगे अभी नहीं, इसे बहाना कर दिया जा सकता है। ठीक है, ये भेदभाव हो गया। और कैसे भेदभाव हो सकते हैं? और भेदभाव होंगे पहनने ओढ़ने में। लड़के को एक से एक ब्रांडेड कपड़े वगैरह जूते पहनाए जाएंगे और लड़की को नहीं। लड़की को काम चलाओ पहना कर काम चला लिया जाएगा कि ऐसा ही पहन ले, कोई दिक्कत नहीं, अपना क्या करना है। उसके बाद में पढ़ाई का स्तर पर अगर देखें तो लड़की को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाएगा और लड़के को कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, पूरे राज्य का सबसे टॉप स्कूल कौन सा है वो सर्च किया जाएगा और उसमें जाकर के उसको भर्ती किया जाएगा, उसमें उसको पढ़वाया जाएगा। यह भेदभाव देखने को आपको मिलेगा। और लड़की के जो शादी की बात आएगी तो वहां पर भी वैचारिक जो दृष्टि देखी जाएगी, वहां लड़की को अलग ही तरीके से देखा जाएगा और लड़के का अलग ही तरीके से देखा जाएगा। तो यह सभी तरीके से आपको देखने को मिलेगा और यह हमारे भारतीय समाज में सभी धर्मों में विद्यमान है। यह क्या है? विविधता सभी धर्मों में विद्यमान है, यह भेदभाव। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये भेदभाव की बातें भी हो गई। अब आगे जो हमारा आना है, ये मैंने डाइवर्सिटी आपको पूरा समझा दिया है। अब इसके बाद में हमारा जो चैप्टर आने वाला है, आपको सभी को पता है, ये इनकी जो आई यहाँ पर, ये देखो, ये जो बात आ रही है डाइवर्सिटी के लिए, ये तो ये क्यों, इनका फोटो क्यों आया? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, डाइवर्सिटी इन्होंने झेली थी जातिगत स्तर पर। जातिगत स्तर पर भी तो होता है, तो वहां पर इन्होंने बहुत झेला था, इसलिए इनको इनके बारे में अब बात आती है। और आप बताइए, आप इस तरीके से भेदभाव नहीं कर सकते हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, चलिए मैं लिख देता हूँ, अनुच्छेद ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपको कहाँ तक वेट करूंगा। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है? तो 15वें अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको बराबरी का अधिकार दिया गया है। ये हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। ये भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये हमारा संविधान कहता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलें। ये बात इसमें महत्वपूर्ण थी, वो बता दिया मैंने आपको। समानता की लड़ाई लड़ी, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए अलग अलग तरीके से। ये स्वामी इनके ऊपर हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, तो उन्होंने बहुत सारा किया है। अलग अलग समय पर बहुत सारे आंदोलन भी हुए। 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया और संविधान में लिखने वाले लोगों को भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में जो भेदभाव चल रहे हैं उनके खिलाफ हमें क्या करना है, कार्यवाही करना है और सभी को एक समान लाना है, सभी में समानता लाने का प्रयास करना है, असमानता नहीं रखनी है। और इसी का परिणाम हुआ कि हमारे भारतीय संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना, उसमें क्लियरली बोल दिया गया है कि आपको समान रूप से न्याय मिला हुआ है। किससे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से न्याय मिल गया है। स्वतंत्रता कितनी मिली है? विचार करने की, बोलने की, अभिव्यक्ति की, और विश्वास, आपका किस धर्म में विश्वास, उसकी धर्म की, आपका अपना धर्म पालन करने की, और उपासना, आपको अपने धर्म का आचरण पालन करने, धर्म पूजा करने, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। और समानता आपको दी गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता दी जाएगी। किसी नेता या किसी का राजा का बेटा होने के कारण उसको पद विराजमान हो जाए, ऐसा नहीं किया जाएगा। अब पद पे वही विराजमान होगा जो काबिल होगा। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रियम्बल जो है, उद्देशिका जो है, उसमें भी लिखा हुआ है। और इसी के साथ आपको देखने को मिलता है भेदभाव के रूप में आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 में भी आपको देखने मिला अस्पृश्यता का अंत हो जाता है। 18 में आपको उपाधि का अंत खत्म हो जाता है। 15 में लिंग, जाति, और यहाँ पर जो ये आपको जो नौकरी में सम्मान अवसर की बात करता है 16। ये सारे जो आर्टिकल हैं, यहाँ अस्पृश्यता आ जाएगा, अस्पृश्यता आ गया है, और यहाँ उपाधियों का अंत हो गया है। तो ये सब कुछ सही है। इसके बाद एक और आर्टिकल 14 देखिए आप, कानून के समक्ष सभी क्या है? सम्मान है। कानून के समक्ष सभी समान है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इसमें, इस संविधान की जो उद्देशिका है, इसमें भी समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको वो लगभग पूरा विश्लेषण आपका करवाता हुआ चल रहा हूँ, पूरा विस्तृत रूप में समझाता हुआ चल रहा हूँ। कहीं भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी। अगर लगता है समझ में कम आ रही है, थोड़ा डिटेल 1 to 1 लाइन पढ़िए, तो आपको ये पीडीएफ जो है ये मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे, आप कमेंट कीजिएगा तो आपको पर्सनली भेजा जा सकता है। आप इस पीडीएफ को लेकर के वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो क्लास को 2 बार सुनिए, आपको हर फैक्ट याद हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स जो मैं बोल रहा हूं वो बना लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो शॉर्ट नोट्स। ठीक है, बढ़े
आ जाते हैं सरकार। अब सरकार की बात करते हैं। सरकार कौन कौन से होती है, सरकार का स्तर जानते हैं पहले तो। सरकार कौन होती है, जो कि एक संप्रभु हो। क्या हो, संप्रभु। संप्रभु मतलब, संप्रभु होना मतलब या संप्रभु है, संप्रभु। संप्रभु होने का मतलब यहां इससे है कि उसके बाद क्या हो, शक्ति हो, सौरेन हो, शक्तिशाली हो, वह इस तरह की शक्ति हो कि लोगों द्वारा दी गई हो। हमारे भारत में शक्ति जो दी गई लोगों द्वारा है, लेकिन सरकार का मतलब यहाँ पर राजतंत्रात्मक भी होता है और लोकतंत्रात्मक भी होता है। ठीक है, सरकार दोनों होती है, राजतंत्रात्मक हो या लोकतंत्रात्मक हो। अब आपको यहां बता दूं कि जो सरकार होती है वह क्या करती है, अपना जो देश की सीमा है उसके अंदर शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करती हैं। वहां के नागरिकों के हित में कार्य करना प्रयास करती है, उनके अनुसार कार्य करती हैं। वहां का लॉ एंड मेंटेन संभालना प्रयास करती है। जो वहां पर जो भी अधिकारी हो रहे हैं वे मतलब केवल अपने हित ना साधे, नागरिकों के हित से होकर के कार्य करें। ये सारा कार्य, ये सारा इसको देखने में मिलता है सरकार के रूप में। ठीक है, तो कुछ ये बातें सरकार में। अभी मैं आगे जैसे आपको परिभाषा समझाता हूं और आगे बढ़ता हूं, चलता हूं थोड़ा, क्योंकि समय ज्यादा लगेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नंदिनी IAS के हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें, साथ में लाइक करें वीडियो को। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को लिंक भी शेयर करें साथ ही, और अधिक से अधिक दोस्तों को ये बोले कि आप ये क्लास कीजिए। आपको अगर प्रीलिम्स पास करना है, मेंस लिखना है, मतलब कुल मिलाकर के UPSC पास करना है, तो NCERT तो पढ़ना ही है। तो क्यों ना एक बार नंदिनी IAS के टीम के थ्रू पढ़ ली जाए, ताकि आपको भी लगे कि हाँ वाकई में ये भी एक तरीका है NCERT पढ़ने का। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए सही। जय हिंद, जय भारत।